हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए महादेवी वर्मा जी का चैप्टर है आपका गिल्लू। ठीक है। गिल्लू क्या है? गिल्लू एक गिलहरी का नाम है। जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा ने दयनीय अवस्था में एक गिलहरी को देखा था और उस गिलहरी की अच्छे से देखभाल की। ठीक है। तो उस गिलहरी का नाम जो महादेवी वर्मा है उन्होंने गिल्लू रखा था। तो आज हम उसी कहानी को जानते हैं, देखते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायासी उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। लघु प्राणी की यानी कि उस छोटी सी गिलहरी की। ठीक है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। माधवी वर्मा कहती हैं कि अब तो जो गिलहरी है, गिलहरी की मृत्यु के बाद गिलहरी को कहाँ पर, सोनजूही की जो जड़ है उसके नीचे दफनाया गया था। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि जो गिल्लू है वो कहाँ गया, वो जो सोनजूही की जड़ में मिट्टी में मिल गया होगा और जाने स्वर्णिम कली के बहाने वहीं मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले में चारों और चौंचों से छुआछुआवल जैसा जैसे खेल खेल रहे हैं। यह कागभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। क्या कह रही हैं महादेवी वर्मा? कहती हैं कि कागभूषणी अर्थात जो काग है वो भी एक विचित्र पक्षी है। इस काग को भी क्या किया जाता है कि कभी कभी तो इसका बहुत अधिक सम्मान किया जाता है और कभी इसे भगाया जाता है। ठीक है। तो जो काग है, जैसे पितृपक्ष होता है बेटा, तो पितृपक्ष में जो हमारे पितर होते हैं वो काग के रूप में, कौवे के रूप में उन्हें खाना खिलाया जाता है अपने पितरों के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के ऊपर आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर ही में दे देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, देखते हैं आगे। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि के पीछे, गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले में गिर पड़ा है और कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि एक छोटा सा जो गिलहरी का बच्चा है वो क्या है, वो एक गमले और दीवार के बीच में छिपा हुआ है और जो कौवे हैं, कौवे उसमें अपने आहार को अर्थात अपने भोजन की तलाश को कर रहे हैं। ठीक है। उसे गिलहरी के बच्चे को अपना भोजन बनाना चाहते हैं। काक द्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपका पड़ा था। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। आगे देखते हैं। कई घंटे के उपचार के उपरांत यहाँ पे वो क्या कह रही हैं, माधवी वर्मा कहती हैं कि उसे दूध पिलाया। ठीक है। रुई डुबो करके उसे रुई की बत्ती बनाया और रुई की बत्ती बना करके रुई को दूध में डुबो करके फिर उससे उसे दूध पिलाया। जब उसके मुंह में दूध डाला गया तो जो दूध की बूंदें थी वो उसके मुंह के दोनों ओर इधर उधर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोहे, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगीं। हमने उसकी जातवाचक संज्ञा को व्यक्तवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। आ रहा है बेटा समझ में? ठीक है। खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा।
वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकौसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सिर से पर्दे पर चढ़ जाता। वो क्या करता? पैर तक आकर सिर पर पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। सारा लघुगात बेटा क्या कहेंगे? उसका जो छोटा शरीर, गात कहते हैं शरीर के लिए, तो जो उसका छोटा शरीर था वो लिफाफे के अंदर बंद रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों में पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगीं। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। ठीक है बेटा, इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। ठीक है बेटा, आगे समझिए। जो गिलहरी थी, गिलहरी क्या करती है? गिलहरी महादेवी वर्मा के सिर से पैर तक चक्कर लगाने लगी। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसे न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु-पक्षी हैं और उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। तो उसका प्रिय खाद्य क्या था? उसका प्रिय था काजू गिल्लू को बहुत प्रिय था। ठीक है बेटा, उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता।
सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से ये मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिलहरियों के जीवन की अवधि कितनी होती है बेटा? 2 वर्ष। ठीक है, तो गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया। दिन भर उसने न कुछ खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। ठीक है बेटा, यानी कि जो गिल्लू था, गिल्लू की मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु तो गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीलाभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। आगे समझ में? तो बेटा ये था आपका महादेवी वर्मा का चैप्टर गिल्लू। ठीक है, ये कहानी बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर है, ये कहानी की तरह से है बेटा। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर बेटा समझ में आ गया हो। अगर बेटा आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और बेटा इस चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न हैं, मैं इसके अभ्यास प्रश्न अगले वीडियो में आपको करा दूंगी। ठीक है, बाकी का चैप्टर आप एक बार पढ़ लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।